आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जिनका संग्रह किया गया है और इसका हल आज हम लोग संक्षेप में करेंगे। तो पहला प्रश्न है मित्रों, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? पहला विकल्प है अग्नि, दूसरा है इंद्र, तीसरा है मित्र, चौथा है कोई भी देवता। माफ कीजिएगा, पहला विकल्प है अग्नि, दूसरा है इंद्र, तीसरा है मित्र और चौथा विकल्प है कोई भी देवता। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः अग्नि देवता के लिए होता है। जैन धर्म के संस्थापक हैं। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। पहला विकल्प है आर्यशुधर्मा, दूसरा महावीर स्वामी, तीसरा पार्श्वनाथ, चौथा ऋषभदेव। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। यदि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तब फिर जाकर के महावीर स्वामी होगा, यानी दूसरा, तब फिर दूसरा विकल्प होगा। नहीं तो अगर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र में या कपिलवस्तु में? तो ध्यान दीजिएगा, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। तो जवाब है धौलावीरा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल है? रोपण, कालीबंगा, बनवाली, लोथल। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, स्वतंत्रता के पश्चात, प्राप्ति के पश्चात भारत में अगर प्रथम सैंधव स्थल है तो वो है रोपण। 5 प्रश्न हो गए, अगले प्रश्न पे जाएंगे हम लोग। छठा प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया? तो वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती का आरंभ हुआ वो सबसे पहले विकल्प दिए गए हैं मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो जवाब है मित्रों, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ भारत में सबसे पहले किया गया। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई हैं चर्ट की, सेल खड़ी की, तांबा की, लोहा की। तो जवाब है मित्रों, अधिकांश मुद्राएं जो हड़प्पा सभ्यता की हैं वो सेल खड़ी की बनी हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल जो है वो है राखीगढ़ी। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके या एमएस वटस? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, वास्तव में सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग मार्टिमर व्हीलर ने किया था। आपके दिमाग में अगर आ रहा हो सर जॉन मार्शल, तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल ने किया था, लेकिन अगर बात की जाए कि प्रयोग सर्वप्रथम इस शब्द का किसने किया था, तो मार्टिमर व्हीलर ने
सिंधु सभ्यता का सबसे पहले प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है। कहाँ पे? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब और हरियाणा में, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है वो है गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विस्तार लिया गया है, यानी विचार लिया गया है, उद्देशिका का विचार लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये जो लिया गया है वो विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान में उद्देशिका का विचार जो लिया गया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 80। तो जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है वो अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? तो अनुच्छेद 341 या 342 या 343 या 344। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा की दर्जा देता है या मान्यता देता है। जवाब होगा ग, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध है? भाग 5, भाग 7, भाग 8 या भाग 11? तो ध्यान दीजिएगा, संविधान के अगर संघ और राज्य के बीच संबंध की बात की जाए तो भाग 11 में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। तो शिक्षा, वास्तव में इसके चारों विकल्प गलत हैं। इनके विकल्प होने चाहिए थे राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। तो इसमें से जो शिक्षा जो है वो विधि विषय के रूप में समवर्ती सूची में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे कहते हैं? ब्रिटेन को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, सोवियत संघ को या फ्रांस को? तो ध्यान दीजिएगा, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन को माना जाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्रमशः है 550 250 या 525 250 या 537 275 या 545 व 250। तो विकल्प के अनुसार अधिकतम लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 250। तो विकल्प चौथा सही है। आगे बात करें कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? संसद में कौन शामिल है? लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री, या लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, या राष्ट्रपति और दोनों सदन? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद जो निर्मित है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिल करके है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो की जाती है, आहूत की जाती है, वो राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष, या अगला पेज राष्ट्रपति द्वारा, या कोई नहीं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति मित्रों ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित तिथियों में से
किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 25 दिसंबर, 21 जून, मार्च 21, फरवरी 17। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी जो दोपहर की छाया होती है वो 21 जून को सबसे छोटी होती है। ध्यान दीजिएगा, 21 जून को सबसे छोटी होती है। कर्क तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं, कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं कहाँ से? एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अमेरिका से या अफ्रीका से। तो कर्क तथा मकर रेखा दोनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? 0 अंश देशांतर रेखा को, या कर्क रेखा को, या 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को, या 180 अंश देशांतर रेखा को? तो ध्यान दीजिएगा, ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो 180 अंश देशांतर रेखा को। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूनतम होगा? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, या पृथ्वी के केंद्र में? तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु का भार सबसे कम होगा तो विषुवत रेखा पर होगा। अगला प्रश्न है, दिन और रात कमोबेश समान होते हैं? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, प्रधान यामोत्तर पर, या अंटार्कटिक पर? तो जवाब लिखेगा भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की अगर आयु की बात करें कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं तो निर्धारित करने के लिए, तो यूरेनियम डेटिंग। अगला प्रश्न है मित्रों, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, या कैल्शियम? तो भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भिक चक्र का भाग है? कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जलीय चक्र, या नाइट्रोजन चक्र? तो ध्यान दीजिएगा, भूगर्भिक चक्र जो भाग है वो जलीय चक्र का भाग है। संगमरमर क्या है? पहला विकल्प है अवसादी चट्टान, दूसरा तलचटीय चट्टान, तीसरा कायांतरित चट्टान, चौथा आग्नेय चट्टान। तो संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टान है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, या सिस्ट? तो ध्यान दीजिएगा, रूपांतरित चट्टान ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन कौन सा संस्थान करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, या भारतीय सांख्यिकी संगठन? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नामक संस्थान करता है। अगला प्रश्न है, भारत का मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य कौन है? तो भारत का मत्स्य अग्रणी राज्य मित्रों कौन है? तो जवाब है पश्चिम बंगाल। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, एम.एस. स्वामीनाथन को, या बी.के.आर. राव को, या एम.एल. दांतवाला को? तो जवाब है मित्रों, आपका जवाब है हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, पहला विकल्प है असम, दूसरा है कर्नाटक,
तीसरा है केरल, चौथा है महाराष्ट्र। तो आपको मैं बताता चलूं, भारतीय क्रांति का जो हरित क्रांति का जनक मैंने बताया था वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है तो केरल है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र का उद्योग नहीं है? पेट्रोल, पहला विकल्प है पेट्रोलियम परिशोधन, दूसरा है बीमा, तीसरा है बैंकिंग, चौथा है शिक्षा। तो उद्योग जो है सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है तो पेट्रोलियम परिशोधन नहीं है। अगर हम बात करें बीमा और बैंकिंग और शिक्षा की, तो ये तीनों सेवा क्षेत्र में आते हैं और तृतीयक उत्पादक में आते हैं। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 36 के, भारत में नई आर्थिक शिक्षा नीति कब अपनाई गई? 1989, 1990, 1991 और 1992। तो नई आर्थिक शिक्षा नीति 1991 में अपनाई गई। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? पहला विकल्प है अप्रैल 1948, दूसरा है मई 1948, तीसरा है जून 1948, चौथा है मार्च 1948। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, तो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा मित्रों आपकी अप्रैल 1948 में हुई। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित है? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थापित है। अगला प्रश्न है, नवरत्न का विचार संबंधित है किससे? तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग, दूसरा है विकल्प चयनित निर्यात उन्मुखी इकाइयों से, या तीसरा विकल्प है चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से, चौथा विकल्प है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो नवरत्न का विचार होता है, जो नवरत्न संबंधित होता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से होता है। आगे अगर हम बात करें कि भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ, किसका हुआ? पहला विकल्प है कुटीर उद्योग, दूसरा विकल्प है सीमेंट उद्योग, तीसरा विकल्प है आयरन और स्टील उद्योग, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम उद्योग का जो विकास हुआ है वह कुटीर उद्योग का है। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें मित्रों, कौन मूल एसआई मात्रक नहीं है? तो कौन मूल एसआई मात्रक नहीं है? पहला विकल्प है एम्पियर, दूसरा है कैंडिला, तीसरा है न्यूटन, चौथा है केल्विन। तो मैं आपको याद दिलाता चलूं, एम्पियर, कैंडिला और केल्विन ये भौतिक राशियां हैं। न्यूटन जो है एसआई मात्रक नहीं है, मूल एसआई मात्रक नहीं है। आगे हम बात करें, यदि क्वेश्चन नंबर 42 की 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, पहला विकल्प है 3.6 गुणित 10⁻⁶, दूसरा विकल्प है 3.6 गुणित 10⁻³ जूल, तीसरा विकल्प है 10⁻³ जूल, चौथा विकल्प है 10⁻5 जूल। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणित 10⁻6 जूल। आगे हम बात करें, तेल के एक बैरल में निम्न में से कितना लगभग होता है? यानी एक तेल के बैरल, एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है? पहला विकल्प है 131 लीटर, दूसरा है 159 लीटर, तीसरा है 179 लीटर, चौथा विकल्प है 201 लीटर। तो ध्यान दीजिएगा, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन, दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, समय, चाल और दूरी अदिश राशियां हैं, विस्थापन एक सदिश राशि है। आगे अगर हम बात करें, प्रत्येक क्रिया में के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था किसने? न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बोहर ने या हैंडल ने। तो जवाब ये आप जानकारी होगी आपको कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो न्यूटन द्वारा तृतीय नियम दिया गया था। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तो जवाब है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था न्यूटन ने। अगला प्रश्न अगर हम बात करें कि एक भारहीन गुब्बारे के 200 ग्राम जल भरा होता है, जल में इसका भार
कितना होगा। अगर वो भारहीन रबर के गुब्बारे में अगर 200 ग्राम जल भरा है तो जल का जो भार होगा वो मित्रों 0 होगा। आगे बात करते हैं, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा। तो आप बताइए उसका अंतरिक्ष पर, देखिए मित्रों, तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा। तो भार पृथ्वी पर चाहे जितना हो, अगर वो चंद्रमा पर जाएगा तो उसका भार घट जाएगा, लेकिन अगर अंतरिक्ष में चला गया तो उसका भार 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 की बात करते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा। पहला विकल्प है आयतन, दूसरा है भार, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा विकल्प है घनत्व। तो ध्यान दीजिएगा, आयतन, भार और द्रव्यमान वस्तु की मात्रा बदलने पर बदल जाते हैं, लेकिन घनत्व वस्तु की मात्रा बदलने पर कभी भी परिवर्तित नहीं रहता है। यानी कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, तो घनत्व। अगले प्रश्न की बात करें हम मित्रों, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, यानी रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एवोगाड्रो अवधारणा पर, ऊर्जा संरक्षण पर, रेखीय संवेग संरक्षण पर, या बर्नौली सिद्धांत पर। तो ध्यान दीजिएगा, रेखीय संवेग संरक्षण पर रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। अगर अगले प्रश्न की बात करें मित्रों, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है। तूफान का, वर्षा का, स्वच्छ मौसम का, या शीतलहर का। तो वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना तूफान को इंगित करता है। अगला प्रश्न है मित्रों, 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और 51 से लेकर के आपके जो प्रश्न मेरा मानना है 70 तक हैं, वो गणित और रीजनिंग से संबंधित हैं, क्योंकि ये तार्किक होते हैं, बिना लगाए आपको समझाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम इसको स्किप करते हुए क्वेश्चन नंबर 71 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करें, ये सब क्वेश्चन नंबर 10 तक 71 से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर 80 तक आपके हिंदी से संबंधित हैं, जो कि हिंदी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली भाषा है। जैसे आप यूपीपी में देख लें, आरओ में देख लें, और अन्य लेखपाल में, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 10 क्वेश्चन हिंदी के लिए दिए जाते हैं। आपके इसको भी हल करवा देते हैं अभी। पहला प्रश्न है, 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण राजकुमार भी है, यज्ञवेदी भी है, ग्रामवासी भी है, आजन्म नहीं है। अगर हम बात करें आजन्म कौन सा समास है, तो यह है आपका पहला समास है, अव्ययी भाव। आगे हम बात करें, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। उपयुक्त अर्थ क्या होगा सिर से पानी गुजर जाना। गहरे पानी में स्नान करना, पहला विकल्प। दूसरा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। तीसरा, अच्छी प्रकार से सिर धोना। तीसरा, चौथा विकल्प है डूबने से बच जाना। तो मित्रों, अगर सिर से पानी अगर गुजर गया है तो इसका मतलब है सहनशीलता की सीमा टूट जाना, दूसरा विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव नहीं है। तस्कर, पत्ता, हाथ, अंधेरा। तो मित्रों, तस्कर जो है वो तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। अगर हम बात करें पत्ता, तो पत्ता तद्भव नहीं है, तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम बनाएंगे तो पत्र होगा। हाथ तद्भव है, इसका तत्सम बनाएंगे तो हस्त होगा। अंधेरा तद्भव है, इसका तत्सम बनाएंगे तो अंधकार होगा। अगर हम 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। पहला विकल्प है अंग्रेजी, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा डच, चौथा पुर्तगाली। तो ध्यान दीजिएगा, आलमारी जो शब्द है वो विदेशी भाषा पुर्तगाली का शब्द है। अगला क्वेश्चन पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, द्विज के अनेक आर्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है।
ध्यान दीजिएगा मित्रों, आता है नहीं आता है नहीं है, इस पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं द्विज के अनेकार्थी शब्दों में बस उसके बाद में हम तुरंत तत्काल विकल्प का चयन करते हैं। तो तत्काल विकल्प का चयन ना करें, उसको गंभीरता से जान लें कि है कि नहीं है। तो यहाँ पे द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कौन कौन से हैं? ब्राह्मण है, पक्षी है, दांत है। द्विज का अनेकार्थी विदेह नहीं है। अगला प्रश्न है 76 नंबर क्वेश्चन होगा, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक। ध्यान दीजिएगा, अधीन नहीं होता है, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ये अशुद्ध है। व्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक होता है। मिष्ठान नहीं होता है, मिष्ठान होता है। और अत्यधिक, ये आपका वर्तनी शुद्ध है। अगर अगले क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भी किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मरीच है, रश्मि है, दीप्ति है, पुष्कर नहीं है। पुष्कर किरण की पर्यायवाची नहीं है, पुष्कर तालाब की पर्यायवाची है। ग्रस्त का विपरार्थक शब्द हैं मुक्त, सुप्त, लुप्त या ग्राह्य। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहते हैं कि इस चीज से हम ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, तो उसका विपरार्थक जो होगा शब्द, विलोम शब्द होगा, वो मुक्त होगा, ग्रस्त का मुक्त होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, आयो, आयो, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर मिसप्रिंटिंग है, बड़ा आ है और औ की मात्रा या पे है। आयो, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है भोजपुरी, दूसरा है अवधी, तीसरा है ब्रज, चौथा है खड़ी बोली। तो आयो जो है वो अंग्रेज ब्रज भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो ब्रज भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, मूक का विलोम क्या है? मूक का विलोम जो है वो शब्द क्या है? वो अल्पभाषी, दूसरा है वाचाल, तीसरा है मृदभाषी, चौथा है कटभाषी। तो मूक का विलोम वाचाल होता है, क्योंकि अल्पभाषी मतलब थोड़ा बोलने वाला, मृदभाषी मतलब मीठा बोलने वाला, कटभाषी मतलब तीखा बोलने वाला। तो मूक मतलब होता है एकदम से ना बोलने वाला, वाचाल मतलब होता है सबसे ज्यादा बोलने वाला। तो आपका ये विकल्प दूसरा होगा सही, वाचाल। 81 की बात करें अगर हम, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, अब यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके करंट अफेयर से संबंधित होंगे, जो कि जुलाई 2023 से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है महाराष्ट्र। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपको याद दिलाता चलो, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ बता दें 29 अगस्त को खेल दिवस और 29 सितंबर को आपका अभियंता दिवस के रूप में, या 29 दिवस तारीख को जो है याद नहीं आ रहा मित्रों, मैं आपको अगले वीडियो में इसका परिचर्चा करूंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की जो रिपोर्ट आई है वो सर्वाधिक बाघ की है, वो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपके यहां, हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? मेमोरियल नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन जो हुआ है वो अमित शाह के द्वारा किया गया है मित्रों, वो अमित शाह के द्वारा किया गया है। ये जो प्रश्न है उसका जवाब है अमित शाह। अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो वो पहला विकल्प है लखनऊ, दूसरा विकल्प है प्रयागराज, तीसरा है नोएडा, चौथा है आगरा। तो जवाब है लखनऊ। अगले प्रश्न पे बात करें हम, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो पहला विकल्प है बेंगलुरु, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है जयपुर, चौथा है लखनऊ। तो जवाब है बेंगलुरु। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जवाब है बेंगलुरु। 15 क्वेश्चन और शेष बचे हुए हैं मात्र, इसको भी हम 10 मिनट में आपको हल करवा देते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में के 83वें ग्रैंड
शतरंज शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में 83वें भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पहला विकल्प है पुष्पलाभ पंडित, दूसरा है सायंतन दास, तीसरा है आदित्य सामंत, चौथा है विघ्नेश NR। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, 83वां भारत का 83वां ग्रैंड मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर 17 वर्षीय खिलाड़ी आदित्य सामंत बना है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो राजस्थान का जाना माना पहचाना जो जिला है वो है कोटा। कोटा में बनाया गया है। आपको याद दिलाता चलूं, कोटा को काशी का शिक्षा की काशी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ध्यान दीजिएगा मित्रों, दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? पहला विकल्प है नीतीश कुमार, दूसरा है शिवराज सिंह, तीसरा है नवीन पटनायक, चौथा है ममता बनर्जी। तो ध्यान दीजिएगा, नवीन पटनायक ये 23 वर्ष तक मुख्यमंत्री का कार्य किए हैं। और जो इससे पहले हैं वो 24 वर्ष तक, पहले वाले 24 वर्ष तक, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, हम उसका जवाब आपको फिर बाद में देंगे। तो दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो बनाया है वो नवीन पटनायक। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, हाल ही में 24 कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था। 60 दिनों तक युद्ध लड़ा गया था और 26 जुलाई को हमारा देश उस पर विजय हासिल कर लिया गया था। तभी से कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है और कारगिल विजय दिवस अर्थात 26 जुलाई को मनाया गया। अगला प्रश्न है, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला न्यायाधीश कौन है? ध्यान दीजिएगा मित्रों, अभी तक पूरे देश में महिला न्यायाधीश, वो भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाली हैं तो गुजरात की हैं। गुजरात उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल। 90 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम बात करें कि हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण। तो ध्यान दीजिएगा, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो शाहरुख खान को है। वो अब आपका जो विश्व कप खेलने होने जा रहा है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, वो 5 अक्टूबर से शुरू होगा, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो शाहरुख खान को बनाया गया है। मित्रों, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है? विश्व का, ध्यान दीजिएगा मित्रों, भारत का नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन रहा है तो वो भारत में कहाँ पे है? तो गुजरात में है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बन रहा है। आपको यह भी बताता चलूं, ये किस चीज का कार्यालय है? तो ये डायमंड व्यापार के लिए है, यानी हीरे के व्यापार के लिए ये गुजरात में आपका सबसे बड़ा कार्यालय बना है। आगे अगर हम बात करें, भारत का 4 रनवे वाला, यानी एक साथ 4 हवाई जहाज उड़ना, भारत का 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? पहला विकल्प है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा है केपा गेंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा है अंबेडकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा बना है वो भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, हाल ही में भारत ने 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? वियतनाम, श्रीलंका, ब्राजील, थाईलैंड। तो आपको याद होगा 2023 का जो अध्यक्षता G20 की कर रहा है वो भारत कर रहा है, और भारत ने 2024 के लिए जो G20 की बैठक की अध्यक्षता सौंपी है तो ब्राजील देश को सौंपी है। 5 क्वेश्चन और बचे हैं मित्रों। हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन बनी है? पहला विकल्प है भारत, दूसरा है ईरान, तीसरा है जापान,
चौथा है पाकिस्तान, तो भारत है। भारत एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बैंक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है? यह पहला विकल्प है एसबीआई, दूसरा बीओबी, तीसरा आईसीआईसीआई और चौथा है एचडीएफसी बैंक। ध्यान दीजिएगा, भारत का नहीं कह रहा है, विश्व का कह रहा है। तो विश्व में भारत का एक बैंक है, वो कौन सा बैंक है जो सबसे मूल्यवान बैंक बना है चौथा विश्व में? तो वो है एचडीएफसी बैंक। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में भारत में तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया गया है? तीसरा जेवलिन थ्रो, आपको याद होगा जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो नीरज चोपड़ा पिछले 3 वर्ष पहले नीरज चोपड़ा जी ने 7 अगस्त को भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीत करके पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किए थे 7 अगस्त को, इसलिए जेवलिन थ्रो दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है? पहला विकल्प है अभिषेक वाजपेयी, दूसरा है चेतना मारू, तीसरा है ऋषि राज और चौथा विकल्प है मित्रों आपका टीएन शेषन। तो आपको याद दिलाता चलूं, जो प्रकाशित पुस्तक है कारगिल एक यात्री की जुबानी, उसके लेखक हैं ऋषि राज। हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया? वर्ल्ड वाइड वेब डे यानी डब्ल्यूडब्ल्यू के संस्थापक, आपको याद आ रहा होगा, डब्ल्यूडब्ल्यू के संस्थापक www के संस्थापक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने 1 अगस्त 1991 को एक पोस्ट डाली थी वेबसाइट पर, इसीलिए 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड डे के नाम से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? पहला विकल्प है नेशनल खनिज विकास निगम, दूसरा है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तीसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, चौथा विकल्प है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो ध्यान दीजिएगा, 13वां जो महारत्न का दर्जा मिला है वो भी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का, तो वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। मित्रों, आपका आखिरी प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? आपको याद होगा, विगत दिनों में अभी पिछले हफ्ते एक ऐसे हरित क्रांति के जनक मिस्टर स्वामीनाथन का निधन हुआ है, जिनके द्वारा पूरा देश भुखमरी से जो है कगार पे था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने पूरे देश को कहा था, अपील की थी पूरे देश से कि 1 जून की रोटी कम कर दीजिए ताकि मेरा देश पूर्णतः भूखा ना मरे। उस समय आधी देश की आबादी में भूखा था, भूखे मर रहे थे, और उस समय MS स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति ला करके एक नया आयाम गढ़ा था। देश को भुखमरी से बचाने वाले MS स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि कोई चीज़ छूट गई है उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मित्रों, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं वीडियो उच्च शिक्षा और कंपटीशन से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। तो आपको अंत तक वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।